हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं ज्योति शर्मा इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ जॉन मिल्टन की सोनेट नंबर 7। टाइटल है इसके ऑन हिज 23rd बर्थडे और ऑन हिज बीइंग अराइव्ड एट द एज ऑफ 23। तो आज का जो हमारा ये वीडियो है, इस वीडियो के अंदर सबसे पहले तो हम जानेंगे हमारे पोइट के बारे में, जॉन मिल्टन के बारे में। फिर हम बात करेंगे हमारी पोम की। तो पोम का सबसे पहले तो देखेंगे हम थीम कि ये पोम जो है किस थीम पर लिखी गई है। फिर देखेंगे कि पोइट ने इस पोम को लिखने के लिए कौन सी स्टाइल यूज़ की है। फिर देखेंगे कि ये जो पोम है ये क्या मैसेज कन्वे कर रही है, और ऐसा स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से पूरी ये पोम समझ में आ जाए। और जब आप इससे रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन का आंसर जब लिखने लगें तो आप ये सारी चीज़ें डिस्कस कर पाएँ, ताकि आपका आंसर जो है वो बहुत ही अच्छा निकल कर सामने आए। तो चलिए वीडियो पर लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। जॉन मिल्टन के बारे में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनके लाइफ स्पेन की बात कर लेते हैं। 1608 से 1674 के बीच का इनका जीवन काल रहा है, यानी 17th सेंचुरी से ये बिलोंग करते थे। अच्छा, जॉन मिल्टन जो है ना, ये एक पुरिटन पोइट के रूप में भी जाने जाते हैं। अब पुरिटन जो है इसको डीपली जो है ना हम स्टडी करेंगे, नेक्स्ट कमिंग जो हमारे वीडियोस होंगे उसमें आएगा एक पुरिटन मोमेंट के बारे में, तो तब हम डिस्कस करेंगे इसको। लेकिन आपकी नॉलेज के लिए बता दिया जाता है कि मान लीजिए पूछ लिया जाए कि पुरिटन पोइट जो है वो जॉन मिल्टन है या नहीं, तो हाँ, जॉन मिल्टन जो है वो एक पुरिटन पोइट है। अब जॉन मिल्टन जो है वो विलियम शेक्सपियर के कॉन्टेम्परेरी हैं। अब है तो बहुत सारे और भी राइटर, लेकिन विलियम शेक्सपियर से इनको कंपेयर इसलिए किया गया है, इनका कॉन्टेम्परेरी मेनली मेंशन इसलिए मैंने किया है क्योंकि जैसे विलियम शेक्सपियर के बिना इंग्लिश लिटरेचर अधूरा है, यानी इंग्लिश लिटरेचर की जब बात की जाती है तो विलियम शेक्सपियर का जिक्र होता ही होता है। सेम जॉन मिल्टन भी, इंग्लिश लिटरेचर का जब जिक्र होगा, इंग्लिश लिटरेचर की जब भी किसी भी मतलब पॉपुलैरिटी की बात की जाएगी तो जॉन मिल्टन का भी जिक्र होगा, क्योंकि जॉन मिल्टन जो है ना वो इंग्लिश लिटरेचर के क्या है भाई, वो है मूल, यानी चंद्रमा। और ये जो है विलियम शेक्सपियर, ये हैं हमारे इंग्लिश लिटरेचर के क्या, सन। यानी जैसे इंग्लिश लिटरेचर शेक्सपियर के बिना अधूरा है, उसी तरीके से इंग्लिश लिटरेचर मिल्टन के बिना भी अधूरा है। जॉन मिल्टन के बारे में एक बार जान लेते हैं कि ये किस तरह के पोइट थे, इंग्लैंड में किस टाइम पर ये क्या और इन्होंने वर्क किए हैं, और इनके लाइफ से रिलेटेड कुछ थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये मैन ऑफ लेटर्स के रूप में जाने जाते थे, यानी शब्दों का अथाह भंडार था इनके पास। आप छोटे से एक शब्द में समझ लीजिए कि मतलब विद्वान आदमी थे, बहुत नॉलेज थी इनको। ये सिविल सर्वेंट भी रहे हैं कॉमनवेल्थ टाइम में। अब कॉमनवेल्थ इंग्लैंड के अंदर कौन सा टाइम था, जब इंग्लैंड में किंग चार्ल्स फर्स्ट की हत्या कर दी गई थी, मर्डर कर दिया गया था, तो उसके बाद में कॉमनवेल्थ टाइम आया था। कॉमनवेल्थ जो टाइम है ना, ये लगभग माना जाता है 1649 से लेके 1660 के बीच का, ये इंग्लैंड में कॉमनवेल्थ का टाइम माना जाता है। उस समय मिल्टन जो है वो एक सिविल सर्वेंट के रूप में काम कर रहे थे, यानी सरकार के लिए काम करते थे। सरकार को जब किसी दूसरी मतलब विदेश से कोई पत्र आता था उसका जवाब देना होता था, मिल्टन वो काम करते थे, यानी उन पत्रों का जवाब दिया करते थे। अब कहा जाता है कि एक्सेसिव राइटिंग की वजह से मिल्टन ने अपनी आंखें खो दी थी, यानी ये अंधे हो गए थे। रीजन तो और भी बहुत बताए जाते हैं क्रिटिक के द्वारा, लेकिन एक्सेसिव राइटिंग भी एक रीजन दिया जाता है। कहा जाता है कि शायद इनको ग्लूकोमा की कोई बीमारी थी जिसकी वजह से इन्होंने अपनी साइट खो दी थी। एट द एज ऑफ 44 मीन्स इन द ईयर 1652, 1652 की जो वर्ष थी, 1652 की वर्ष के अंदर ये लगभग 44 वर्ष के हो चुके थे, 44 के हो चुके थे। तो उस समय ये कम्प्लीटली ब्लाइंड हो गए थे। लेकिन ये नहीं था कि ब्लाइंड हो गए थे तो इन्होंने अपना वर्क छोड़ दिया, ये जो काम कर रहे थे उसे छोड़ दिया, नहीं। ये भगवान के अंदर बहुत विश्वास रखते थे, यानी गॉड के अंदर ना इनको फर्म फेथ था। इन्होंने अपनी होप नहीं खोई। जो इनका राइटिंग था ना वो इन्होंने रखा, खुद नहीं लिखा करते थे, बोला करते थे, और इनके जो दोस्त थे, इनकी जो बेटी थी, वो लिखने का काम करते थे इनके लिए, यानी अपना काम इन्होंने कंटिन्यू रखा। एक ग्रेटेस्ट पोइट्स जो हैं इंग्लैंड के, उनमें से एक है जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन के बहुत सारे रिमार्केबल वर्क्स हैं इंग्लिश लिटरेचर में। ये कहिए कि इंग्लिश लिटरेचर जो खजाना है ना, उस खजाने के अंदर जो बहुत ही मतलब महंगे से महंगे जो हीरे जवाहरात है ना, उस तरीके से इंग्लिश लिटरेचर के अंदर इनके वर्क्स हैं। जैसे पैराडाइज लोस्ट, रिगेन्ड, सैमसन एगोनिस्ट, लैकिडस, कामस, बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ के नाम हमने यहाँ मेंशन किए हैं। पैराडाइज लोस्ट जो है उसको तो स्पेशली इसलिए हाईलाइट किया है क्योंकि पैराडाइज लोस्ट से ये जाने जाते हैं वर्ल्ड वाइड, सब जगह पढ़े जाते हैं। आप देखिए इंग्लैंड के पोइट हैं ये,
इंडिया में भी पढ़े जा रहे हैं और भी बहुत सभी कंट्री वर्ल्ड वाइड जहाँ बात हो गई, यानी संसार में हर जगह इनको पढ़ा जाता है। बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं, आप समझिए, चाहे स्टूडेंट्स वो स्कूल लेवल के हैं या फिर कॉलेज लेवल के हैं या फिर वो स्कॉलर बनने जा रहे हैं, तो वो मिल्टन को स्टडी करते हैं, पीएचडी करते हैं इनके ऊपर। बहुत ही रिमार्केबल राइटर हैं ये। अब हम थोड़ा सा जॉन मिल्टन के बारे में समझे हैं, अब समझ लेते हैं हमारी पोम के बारे में। जो हमारी ये जो पोम है ना, ये कब लिखी गई थी? ये जो पोम है, पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये जो पोम है ना, ये जॉन मिल्टन की ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट को दिखाती है, यानी एक ऑटोबायोग्राफिकल जो पार्ट है वो माना जाता है मिल्टन का। क्योंकि जब मिल्टन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, यानी यूनिवर्सिटी में जब पढ़ रहे थे, तो उनके एक अननोन फ्रेंड ने, नाम मेंशन नहीं है यहाँ पे, एक अननोन फ्रेंड थे जिन्होंने मिल्टन को लिखा था लेटर। अब उस टाइम पे ऐसा तो था नहीं फ़ोन थे कि कॉल कर लें, लेटर लिखा करते थे आपस में एक दूसरे को। अननोन फ्रेंड ने लेटर लिखा और लेटर में ये पूछा मिल्टन से कि भाई मिल्टन, क्या जॉन तुम क्या पढ़ते ही रहोगे, करियर के बारे में नहीं सोचोगे? उसने बोला लेटर के अंदर की पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के कुछ कमाने वमाने का सोचो। तो जॉन मिल्टन ने क्या किया, उस लेटर का जवाब लिखा था। उस लेटर का जो जवाब लिखा था ना, उस लेटर के जवाब के अंदर ही साथ में ये जो सोनेट है वो भी डाली थी। ये जो सोनेट जिसे आज हम पढ़ने वाले हैं, ये इनका हैंड रिटन मिला था, सोनेट लिखा हुआ उस लेटर के अंदर। तो ये इसीलिए इसको ना ऑटोबायोग्राफी का ही पार्ट माना जाता है इस पोम को। इनके 23rd बर्थडे के लिए ये लिखी थी, मतलब इन्होंने जो अपने जीवन के 23 साल जी लिए उनके बारे में इन्होंने उसके अंदर डिस्कस किया है। इस सोनेट में जो आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें बताया गया है। जो हमारी ये पोम है उसका मेन थीम रहेगा पैसेज ऑफ टाइम, कि समय जो है वो कैसे बीत गया, कैसे चला गया और कैसे चला जाता है, कैसे जाता रहता है। उसके बाद स्टाइल देखेंगे हम कि स्टाइल जो है वो पोम की क्या है। ये एक सोनेट है, सोनेट आप जानते ही हैं 14 लाइंस की होती है। अब 14 लाइंस की जो ये सोनेट है ये एक स्पेसिफिक राइम स्कीम में लिखी गई है, जो कि पेट्रार्कन सोनेट फॉर्म होती है, जिसे हम वीडियो में सबसे लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। पेट्रार्कन सोनेट फॉर्म जो है वो क्या होती है, इसके अंदर क्या होता है, थोड़ा सा एक ब्रीफ तो मैं अभी बता ही देती हूँ ताकि लास्ट तक आपको एक जिज्ञासा सी बनी रहे। इसके अंदर क्या होता है भाई, 8 लाइन्स एंड 6 लाइन में डिवाइड होती है। 8 + 6 = 14। 8 लाइन जो होती है उनको कहते हैं ऑक्टेव, और जो 6 होती है उनको बोलते हैं सेस्टेट। ओके, इतना तो मैं यहीं बता देती हूँ, बाकी का हम करेंगे वीडियो के लास्ट में डिस्कस। तो पेट्रार्कन सोनेट फॉर्म में ये लिखी गई है, इसका एक स्पेसिफिक राइम स्कीम है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि ये जो पोम है ये एक मैसेज हमें दे रही है कि टाइम जो है ना वो है प्रीशियस, बहुत प्रीशियस है, बहुत कीमती है। इसे यूज करो बहुत अच्छे से, अपना दिमाग लगा के, अपने दिमाग के साथ, वेस्ट मत करो, क्योंकि टाइम एक बार जब चला गया ना वापस लौट कर नहीं आता। अब चलते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की तरफ, लेकिन लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को हम स्टार्ट करें, रिक्वेस्ट है आपसे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए हमें भी। चलिए पहली लाइन देखते हैं सोनेट की। हाउ सून हैज टाइम द सटल थीफ ऑफ यूथ। देखो पहली ही लाइन के अंदर आपको ऑर्नामेंटेशन देखने को मिलेगी, यानी जो हमारे पोइट हैं लर्नेड थे, शब्दों के तो वैसे वो धनी थे, तो इतना अच्छे तरीके से उन्होंने शब्दों को यूज किया है। देखो टाइम जो है ना, टाइम को उसने सटल थीफ बोला है। सटल थीफ का मतलब सटल कनिंग होता है, या कहो कि ऐसा थीफ, ऐसा चोर जो चोरी तो कर ले लेकिन पकड़ा नहीं जाता, दिखाई नहीं देता, ऐसा चोर। टाइम है तो चोर ऐसा ही माना जाएगा, क्योंकि अगर वो ह्यूमन बीइंग होगा तो दिखाई भी देगा और पकड़ा भी जाएगा, लेकिन टाइम है इसलिए उसको सटल थीफ बोला है। और वो भी किसका, यूथ का, यूथ चुरा कर ले गया। हाउ सून हैथ, अब ये जो हैथ है ना ये है आर्केइक वर्ड, आर्केइक वर्ड जो कि उस टाइम में इंग्लैंड में बोले जाते थे, वो यहाँ पे पोइट ने यूज किया, जैसा शेक्सपियर भी क्या करते थे आपने देखा होगा, है ना, दी, दाउ, ये सब वर्ड यूज करते। तो यही हैथ भी है, हैथ हैव के लिए यूज होता है, HAVE हैव, ठीक है। तो यहाँ पोइट कह रहे हैं कि जो समय है वो एक तरह से चोर है, और ऐसा चोर जो छुप गया, मतलब जिसे पकड़ा नहीं जा सकता, जिसे देखा नहीं जा सकता, एक ऐसा चोर वो मेरी जवानी को चुरा कर ले गया। यानी यहाँ शुरू में ही पहली ही लाइन के अंदर समय को पर्सोनिफाई कर दिया, टाइम को पर्सोनिफाई कर दिया और बता दिया सटल थीफ, क्योंकि टाइम जो है वो एक चोर तो नहीं हो सकता, हाँ, तो पर्सोनिफाई कर दिया। अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि मेरे जीवन के जो 23 साल हैं, सेकंड लाइन के अंदर आएगा, लेकिन हम वेरी फर्स्ट को क्लियर करने के लिए एक बार बता देते हैं आपको कि मिल्टन कह रहे हैं कि मेरे जीवन के 23 साल, अब देखिए उम्र जो 22, 23, 24, 25 की होती है वो होती है यूथ की, यानी उस समय पे बच्चा सोच लेता है कि मुझे लाइफ में क्या करना है, पढ़ाई में मुझे क्या करना है, करियर में मुझे क्या करना है, ये चीजें बच्चे सोच लेते हैं, या कहिए कि पेरेंट्स सोच लेते हैं कि हमें क्या करवाना है। तो यहाँ मिल्टन ने अभी तक कुछ सोचा नहीं था उन्हें लाइफ में क्या करना है,
जब उन्हें उनका जो वो फ्रेंड है अननोन, वो लेटर लिखकर पूछता है कि मिल्टन पढ़ाई ही करते रहोगे क्या, कभी आगे सोचा है कि करियर में क्या करने वाले हो, तब वो उसको जवाब दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हो कितनी जल्दी मेरे यूथ का टाइम जो है वो कैसे चला गया, समय ने कैसे चुरा लिया मेरे यूथ को। सेकंड लाइन में देखिए, स्टोलन ऑन हिज विंग। अब हिज यानी टाइम पर्सोनिफाई कर दिया ना, टाइम को देखो हिज बोल दिया कि समय जो है वो अपने पंख पर मेरे 23 साल लेकर उड़ गया, मेरे जीवन के 23 साल लेकर अपने पंख पर उड़ गया। अब समय को यहाँ पर पर्सोनिफाई भी कर दिया और साथ में बर्ड भी बता दिया, बर्ड के साथ तुलना कर दी कि विंग है। अब बर्ड समझ लो, चाहे आप सुपर नेचुरल एलिमेंट अगर यहाँ पर समझो तो कोई परी समझ लो कि पंख लेकर समय जो है वो 23 साल मेरे जीवन के उड़ गया, चुरा कर ले गया। आगे क्या है, माई हैस्टिंग डेज फ्लाई ऑन विद फुल करियर। फुल करियर, ये जो शब्द है ना, इसको थोड़ा सा समझना। ये जो शब्द है, ये शब्द एक्चुअली एक टर्म है जो हॉर्समैनशिप होती है, घुड़सवारी के अंदर यूज किया जाता है ये वर्ड। इसका अर्थ होता है मतलब बहुत तेज स्पीड से एकदम से निकल जाना, छलांग मारते हुए, जैसे घोड़े दौड़ते हैं एकदम तेजी से। तो यहाँ हॉर्स के साथ में कंपेयर कर दिया। मेटाफर है, पर्सोनिफाई है, मीन्स पर्सोनिफिकेशन भी यूज किया है और मेटाफर भी यूज हुआ है, दोनों चीजें हैं। तो हॉर्स के साथ में क्या, क्योंकि फुल करियर आ गया। अब ये फुल करियर वर्ड ही हॉर्समैनशिप के लिए ही यूज की जाती है, ये जो टर्म है फुल करियर ये। तो माई हैस्टिंग डेज फ्लाई ऑन विद फुल करियर, यानी मेरे जो ये दिन थे, ये जो 23 साल थे मेरे जीवन के, ये बहुत जल्दी निकल गए। ऐसे निकल गए जैसे कि कोई घोड़ा जो है वो रेस के अंदर एकदम तेजी से निकल जाता है ना, उस तरीके से एकदम से बीत गए, बहुत जल्दी जल्दी बीत गए। अब देखिए ये जो वर्ड्स है ना, आप देखिए, माई हैस्टिंग डेज फ्लाई ऑन विद फुल करियर। माई, अब ये आपको माई जो है ये ही बता देगा कि ये क्या है, पर्सनल टच लिए हुए है, ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट है इसके अंदर। जब आपके सामने ये लाइंस आए मिल्टन की, इस पोम की, इस सोनेट की ये लाइन आए एग्जाम के अंदर, तो 4-5 चीज़ें तो ऐसी हैं जो आप अगर लिखेंगे तो एग्जामिनर को बहुत अट्रैक्ट करेंगी, जैसे कि यूज़ ऑफ मेटाफर, अलिट्रेशन, ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट, ये चीज़ें यूज़ की है, आर्केइक वर्ड। ये चीज़ें जब आप लिखते हैं ना एज ए स्टूडेंट, जब आप अपने आंसर में लिखते हैं, तो यकीन मानिए एग्जामिनर नंबर देने के लिए मतलब मजबूर हो जाता है, अच्छे से अच्छे मार्क्स देता है। अब नेक्स्ट हम लाइन देखते हैं क्या है, बट माई लेट स्प्रिंग नो बर्ड और बूजम शूट। शू, इसका मतलब है, शो की पास्ट फॉर्म है ये शू। ये इसका मतलब क्या हुआ कि माई लेट स्प्रिंग। अब स्प्रिंग जो यूज किया है, स्प्रिंग होती है वैसे तो बसंत ऋतु, यानी जो मौसम, जो आप ये कहिए कि बसंत का आता है, उसके लिए यूज किया। अब बसंत का जो मौसम है ना, उसको यहाँ पे यूथ के साथ में कंपेयर किया है, जो मतलब इंसान का जो यूथ होता है। अब इंसान की अलग अलग स्टेजेस आती हैं। शेक्सपियर ने अपनी एक पोम के अंदर बताई हुई है 7 स्टेजेस ऑफ, है ना, एक मैन की 7 एजेस बताई हैं, 7 स्टेजेस आती हैं। बच्चा होता है, फिर वो बड़ा होता है, मीन्स पहले उसका इन्फेंट होता है, फिर वो टोडलर बनता है, स्कूल गोइंग बनता है, युवा बनता है, इस तरीके से। तो स्प्रिंग का जो टाइम है वो यूथ के साथ में कंपेयर किया है, यानी हमारे जीवन का जो यूथ होता है ना, वो एक तरह से क्या है, स्प्रिंग है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि मेरा जो है ना यूथ वो निकल गया, लेकिन कोई भी बर्ड नहीं आई। बर्ड यानी स्प्रिंग के अंदर क्या होता है, छोटी छोटी कलियां खिल जाती है। बर्ड होता है फ्लावर आने से पहले जो कली होती है ना, उसको बोलते हैं बर्ड। कि मेरा यूथ जो है वो निकल गया, मेरा यूथ का 23 साल निकल गए, यानी 23 साल मेरे जीवन के निकल गए, लेकिन क्या हुआ कि कोई भी जो बर्ड है, यानी कोई भी कली जो है वो नहीं खिली, यानी कोई भी फूल आने का कोई संकेत ही नहीं है। यानी मुझे अभी तक नहीं पता कि मुझे क्या करना है, आप ऐसे समझो इसको। यानी एमलेस है अभी तक मिल्टन, जॉन मिल्टन को अभी तक ये नहीं पता कि उन्होंने अपने जीवन में क्या करना है। अभी तक मैंने सोचा नहीं है, जबकि 22-23 साल की उम्र में इंसान सोच लेता है कि उसे क्या करना है। यहाँ इन 4 लाइन्स में आपको पता चल रहा है कि वो अपने जीवन के 23 साल जी चुके हैं। तो जो हमारी ये जो सोनेट है ना, उसके टाइटल के ऊपर भी आर्ग्यूमेंट हुई हैं। क्रिटिक्स ने क्रिटिकल एप्रिशिएशंस दी हैं। क्रिटिक्स ने बहुत सारे वाद विवाद करे हैं इसके ऊपर कि भाई जब 23 साल वो जी चुके हैं तो कैसे लिख सकते हैं ऑन हिज 23rd बर्थडे। 23rd नहीं होना चाहिए, 24th होना चाहिए, क्योंकि 23 साल तो वो जी चुके हैं। तो चलिए, वो तो एक तरह से क्रिटिक्स का हो गया ओपिनियन, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें है हमारी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन से मतलब। हमें उस टाइटल को यहाँ पे डिस्कस करने का कोई ऐसा जरूरत नहीं है, लेकिन आपके ये कॉमन सेंस के लिए मैंने इसको बताया कि 23 साल वो जीवन के जी चुके हैं। ये हम इन 4 लाइनों में पढ़ रहे हैं अपने जीवन के, क्योंकि देखो यहाँ सेकंड लाइन के अंदर भी उन्होंने कहा है कि स्टोलन ऑन हिज विंग्स माय 3 and 20th ईयर, यानी कि 20 और 3 यानी 23 साल जीवन के लेकर पंख लगाकर समय जो है वो उड़ गया। तो ये 4 लाइनें आई थिंक क्लियर हैं। आगे चलते हैं हम अगली लाइन के ऊपर। देखिए,
परहैप्स माई सेमलेंस माई डिसीव द ट्रूथ। अब सेमलेंस क्या होता है? सेमलेंस का मतलब होता है अपीयरेंस, जो बाहर से आप दिखाई देते हैं, दैट इज कॉल्ड सेमलेंस, रिसेम्बलेंस भी आप बोल सकते हैं। परहैप्स शायद ये कह रहे हैं कि जो जैसा मैं बाहर से दिखता हूँ, डिसीव यानी धोखा देना, ट्रुथ यानी सच, कि जैसा मैं बाहर से दिखाई देता हूँ, भाई मैं दिखाई तो 23 साल का देता हूँ, लेकिन मेरे अंदर 23 साल वाली मैच्योरिटी नहीं आई, जो समझ आ जानी चाहिए वो नहीं आई। बाहर से तो मैं दिख रहा हूँ कि मैं जवान हो गया, मैं युवा हो गया, मुझे समझ आ जानी चाहिए। कई बार होता नहीं है कि उम्र तो बढ़ जाती है लेकिन समझ नहीं आती, तो ये चीज है कि शायद जैसा मैं बाहर से दिखता हूँ वैसा अंदर से नहीं हूँ। दैट आई टू मैनहुड एम अराइव्ड सो नियर, मैं ऐसा दिखाई देता हूँ, आई फिर से आगे देखो पर्सनल टच, कि मैं दिखता हूँ कि मैं कैसा हो गया हूँ, थोड़ा मैच्योर हो गया हूँ, मैन बन गया हूँ। एम अराइव्ड सो नियर, ऐसा मैं दिखाई दे रहा हूँ, बट अंदर से क्या है? अंदर से देखिए थर्ड लाइन में, एंड इनवर्ड राइपनेस डथ मच लेस अपीयर। अब देखो डू डज इन सबसे ये आर्केक वर्ड है, इससे ही बिलोंग करता है डथ, कि ये कह रहे हैं इनवर्ड यानी अंदर से जो है ना राइपनेस। अब राइपनेस क्या है? अब यहाँ भी देखो ये जो शब्द है ये यूथ के लिए ही यूज कर लिया एक तरह से। राइपनेस क्या है? देखो राइपनेस होती है पकना, कोई चीज जब पकती है ना मैच्योर होती है, यानी फल जब पकता है तो उसको राइप बोलते हैं, पका पक गया। वो कह रहे हैं कि मेरा जो अंदर से जो परिपक्वता जो है, मैच्योरिटी जो है, वो अभी कम आई है। मैं बाहर से तो 23 साल का लगता हूँ, मैं बाहर से तो लगता हूँ कि मैं यूथ हूँ, मैं जवान हो गया हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ, लेकिन अंदर से जो आनी चाहिए ना वो 23 साल वाली फीलिंग, वो मैच्योरिटी, वो नहीं है, वो मुझे नहीं दिखाई देती, वो अभी क्लियर नहीं है। दैट सम मोर टाइमली हैप्पी स्पिरिट्स एंड्यूथ, एंड्यूथ यानी एंड्योर्स, कि लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ लोग क्या मतलब जो उनके साथ के हैं वो उनकी बात कर रहे हैं। अब आप है ना ये माइंड में बिठा के चलना, यहाँ ये अपने उस लेटर का जवाब दे रहे हैं जो इनके फ्रेंड ने इनको लिखा था और इनके करियर के बारे में पूछ रहा था कि पढ़ाई करते रहोगे या कुछ कमाओगे भी, करियर के बारे में भी कुछ सोचे हो। तो वो कह रहे हैं कि मैं जैसा दिखता हूँ ना, जितना बड़ा उतना बड़ा मैं अभी अंदर से हुआ नहीं हूँ, मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है। हाँ मेरे साथ के बहुत से ऐसे हैं, सम कि बहुत ज़्यादा लोग हैं, काफ़ी लोग हैं जो साथ के साथ मतलब जो है वो बड़े हो गए हैं, वो मतलब मैच्योर लगते हैं, लेकिन मैं नहीं लगता हूँ। आई थिंक इट इज़ क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। येट बीट लेस और मोर और सून और स्लो, कि कम ज़्यादा जल्दी धीमी, मतलब जैसे भी आप समझिए, लेस मोर कम या ज़्यादा, सून जल्दी, स्लो धीरे, कि जैसे भी हो। अब देखिए आगे की जो ऑक्टेव थी हमारी, जो 8 लाइन्स थी ना, उसके अंदर वो परेशान हो रहे हैं थोड़े से कि भाई मेरे में मैच्योरिटी अभी आई नहीं है। अब जो हमारा जो सेस्टेट है, यानी जो 6 लाइन्स जो हैं आगे की, इनके अंदर अब वो बताएंगे गॉड के अंदर अपना फेथ, कि गॉड ने मेरे बारे में जो सोच रखा है ना वो होगा, वो मैं करूंगा। गॉड ने मेरे बारे में जो भी सोचा है वो मैं करूंगा, भगवान ने जो मेरे लिए डिसाइड कर रखा है वो मैंने करना है। इन 6 लाइनों में अब वो बताने वाले हैं कि चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, चाहे जल्दी हो चाहे धीरे धीरे हो, लेकिन धीरे धीरे होगा क्या? इट शैल बी स्टिल इन स्ट्रिक्ट मेजर इवन, स्ट्रिक्टेस्ट, स्ट्रिक्ट जो है उससे भी मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा सख्ताई से, कि इट शैल बी स्टिल इन स्ट्रिक्टेस्ट मेजर इवन। ये कह रहे हैं कि अभी है ना जो कुछ भी भगवान ने मेरे लिए सोच रखा है, यानी उन्होंने कुछ ना कुछ क्राइटेरिया मेरे लिए बना रखा है, बहुत ही स्ट्रिक्ट रूप से सोच रखा है, मतलब वो हर किसी के लिए सोच के रखते हैं। अब मैं जो कुछ भी करूंगा ना उसके अनुरूप ही करूंगा, यानी जो उन्होंने मेरे बारे में सोच रखा है, जो कुछ भी उन्होंने मेरे लिए मेजर कर रखा है, मैं अब उनके अकॉर्डिंग ही करूंगा, यानी अपनी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ अब मैं करूंगा। टू दैट सेम लॉट हाउ एवर मीन और हाई, मीन और हाई, चाहे आप कहो कि कुछ लो हो चाहे कुछ हाई हो, यानी सोशल स्टेटस के अंदर चाहे हो सकता है कि कुछ मीन रह जाए या सोशल स्टेटस में कुछ हाई हो जाए, यानी जो कुछ भी भगवान ने मेरे लिए डिसाइड कर रखा है, जो भी मेरी डेस्टिनी के अंदर लिखा हुआ है, चाहे वो छोटा काम हो चाहे वो बड़ा काम हो, मेरे को मान सम्मान दिलाए चाहे मेरे को अपमान दिलाए, भगवान ने जो मेरे लिए सोच रखा। यहाँ देखिए मिल्टन का ना आपको फर्म फेथ देखने को मिलेगा भगवान के अंदर, जो कि उनकी जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करी थी, जो सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस, उसके अंदर भी देखने को मिलती है। इवन मिल्टन ब्लाइंड हो जाते हैं लेकिन भगवान के अंदर उनका विश्वास खत्म नहीं होता और वो अपने टैलेंट को नहीं गंवाते। उसी तरीके से यहाँ भी कह रहे हैं कि मैंने 23 साल तक नहीं सोचा कि मैं क्या करने वाला हूँ, लेकिन मुझे इतना पूरा भरोसा है कि भाग्य ने मेरे लिए जो लिख रखा है, भगवान ने जो मेरे लिए सोच रखा है, चाहे वो मीन हो या हाई, मैं वो करूंगा। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। टुवर्ड विच टाइम लीड्स मी एंड द विल ऑफ हेवन, विल ऑफ हेवन। अब देखिए हेवन जो है वो हो गया भगवान,
कि भगवान की जो इच्छा है, विल ऑफ हेवन, विल यानी इच्छा, भगवान की जो इच्छा है वो मुझे उस पर्टिकुलर रास्ते पर चलाएगी। यानी जो भगवान ने सोच रखा है मेरे बारे में कि मैं एक राइटर बनने वाला हूँ या फिर मैं एक आर्टिस्ट, कहिए कुछ भी जो मैं बनने वाला हूँ, भगवान ने मेरे लिए सोच रखा और मैं उसी रास्ते पे चलूंगा। टुवर्ड विच टाइम लीड्स मी, कि समय जो है ना मुझे उधर की तरफ ही लेकर जाएगा। मुझे भगवान पर भरोसा है पूरा पूरा। अब धीरे धीरे जो है मैं उसी रास्ते पे जाऊंगा जो भगवान ने मेरे लिए डिसाइड कर रखा है। आगे देखिए, ऑल इज इफ आई हैव ग्रेस टू यूज इट सो, कि ये सब क्या डिपेंड करता है, ये सारा ऑल इज, ये सारा का सारा डिपेंड करता है ग्रेस, आई हैव ग्रेस टू यूज इट सो, कि जो कुछ भी मेरे पास है मैं उसे यूज कैसे करता हूं इस पे डिपेंड करता है। यानी एक तरह से ही समझो कि वो भगवान को फेवर कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भगवान ने मेरे लिए जो कुछ भी सोच रखा है वो सब मैं करूंगा, भगवान ने मुझे जो भी दिया। अब यहां से हमें क्लियर हो रहा है कि मिल्टन को कहीं ना कहीं इस चीज का पता था कि वो एक राइटर बनेंगे, क्योंकि उनको लिखने का शौक था, वो राइटर बनना चाहते हैं। अब गॉड ने उन्हें राइटिंग का गिफ्ट दिया है, अब उस गिफ्ट को ना वो उसी तरीके से यूज करेंगे, यानी भगवान की ग्रेस से, गॉड की ग्रेस से अब वो उसे यूज करेंगे और वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करेंगे। नेक्स्ट लाइन देखिए, एज एवर इन माई ग्रेट टास्क मास्टर्स आई। अब देखो, टास्क मास्टर्स आई, ये जो फ्रेज यूज की है, ये फ्रेज ली है भाई बाइबल से, ये बाइबल से ली गई है। और ये जो फ्रेज है ना, कौन सी बाइबल से उठाई गई है, ये मैथ्यू की बाइबल की पेज नंबर 20 पे दी गई एक फ्रेज है। पेज नंबर 20 पे ये फ्रेज दी गई है, वहां पे एज इट इज ऐसा कैसा यूज किया है, टास्क मास्टर। अब टास्क मास्टर कौन होते हैं, वही गॉड। ये फ्रेज है जो भगवान के लिए यूज की है। ये कह रहे हैं कि जो भी मेरे गॉड की नज़र में है ना, जो कुछ भी, जो भी भगवान ने मेरे लिए सोच रखा है, भगवान की नज़र में जो कुछ मैं बनना चाहता हूँ वो मैं बनूंगा। यानी यहाँ पे लास्ट के अंदर वो आशा दिखा रहे हैं। जैसे शुरू में जो ऑक्टेव हमने पढ़ा उसके अंदर वो थोड़े से डिसअपॉइंटेड थे कि मैंने अभी तक कुछ नहीं सोचा, 23 साल मेरे जीवन के निकल गए, डिसअपॉइंटेड से लग रहे थे हमें। यहाँ लेकिन देखिए 6 लाइन जो सेस्टेट जो है हमारा लास्ट वाला, इसके अंदर वो होपफुल लग रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भगवान ने मेरे लिए कुछ ना कुछ तो सोच के रखा है और मैं उसी रास्ते पे चलूंगा। तो यहाँ पे हमें उनका भगवान में एक पक्का जो विश्वास है वो देखने को मिलता है। तो ये हो गई हमारी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। अब चलते हैं हम देखने के लिए हमारी इस सोनेट की राइम स्कीम। देखिए, राइम स्कीम देखने का बिल्कुल सिंपल तरीका है। अपनी लाइन की सबसे लास्ट वाली वर्ड को देखो लास्ट वाले वर्ड को देखो, उसे बोलकर देखेंगे, उसका जो साउंड है उसके साउंड के बेस पे भी हम निकालते हैं राइम स्कीम। देखिए, पहला जो साउंड है वो आ रहा है यूथ, इसे हम मान लेते हैं ए। उसके बाद आया ईयर, ईयर यूथ के जैसा नहीं है तो इसको मान लिया हमने बी। अब आ गया करियर, ईयर और करियर एक जैसा है तो ये हो गया बी। स्वेथ, यूथ और स्वेथ एक जैसा है, ये हो गया ए। ए बी बी ए, ठीक है। यानी इस तरीके से हम इसे निकालते हैं। इसी तरीके से आगे की जो लाइन है उसमें देखिए, ट्रुथ, ट्रुथ ए के जैसा है ना, यूथ जैसा ही है तो ये ए ही हो गया। नियर, ईयर के जैसा ही है, ये बी हो गया। अपीयर, ये भी नियर के जैसा है तो ये भी बी हो गया। एंड यूथ, ये भी यूथ के जैसा, ट्रुथ के यूथ के जैसा, ट्रुथ के जैसा, इनके जैसा ही है तो ये भी क्या हो गया, ए। तो राइम स्कीम जो ऑक्टेव की बनी वो क्या बनी, वो बन गई ए बी बी ए, ए बी बी ए। और ये जो सेस्टेट है, यानी ये जो 6 लाइनें हैं, ये है ऑक्टेव, 8 लाइन्स जिनको ऑक्टेव बोला जाता है। ये हैं 6 लाइन्स जिन्हें सेस्टेट बोला जाता है। अब इस सेस्टेट की ना आपको राइम स्कीम निकालनी है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना है। चलिए, ये था आपका वीडियो। अगर आपको पसंद आया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।